नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास दौलत और खून पार्ट 2। यह काम जयशंकर बोला, वीरप्पा के बस का है। यह पाइप के सहारे छत पर चढ़ेगा और फिर आप लोगों के लिए एक रस्सी नीचे लटका देगा, जो कि एक छत पर फिट एक पुल्ली पर से गुजरती होने की वजह से बड़ी आसानी से खींची जा सकेगी। रस्सी? अब्राहम बोला। पुल्ली? दोनों चीजें ऊपर छत पर मौजूद एक बक्से में होंगी। वह बक्सा हमारा भेदिया गार्ड छत पर पहुंचाएगा। कैसे? विमल बोला। कैसे भी, यह उसका सिरदर्द है, हमारा नहीं। अगर बक्सा ऊपर ना हुआ तो भी खेल खत्म। यानी कि यह सारी स्कीम उस गार्ड की मदद की मोहताज है। हाँ, बात बक्से की हो रही थी, अब्राहम बोला। और सदाशिव राव बोला, मान लिया कि टॉयलेट के रोशनदान के रास्ते हम छत पर पहुंच गए और उस बक्से में, जयशंकर बोला, हमारी ज़रूरत का और भी कई तरह का सामान होगा। मसलन? अब्राहम बोला, मसलन पुल्ली फिक्स करने के औजार, 2 कुदाल, टॉर्च, एक बैग जिसमें 2 रिवॉल्वरें, 3 अस्पतालों के अर्दलियों द्वारा पहनी जाने वाली सफ़ेद वर्दियाँ, एक मोटरसाइकिल का रियर व्यू मिरर, नायलॉन की डोरी का एक लच्छा, नायलॉन की ही नकाबें, गांव तकिए के गिलाफों जैसे 3 थैले वगैरह। बक्से का बाकी सामान छत पर पीछे छोड़ दिया जाएगा। सिर्फ एयरबैग वीरप्पा अपने अधिकार में ले लेगा। वह गार्ड हमें दर्शन नहीं देगा? नहीं, वह तुम्हारे करीब भी नहीं फटकेगा। चलिए, सदाशिवराव बोला। छत पर पहुंच गए हम। छत पर आप लोग चुपचाप आगे एक ऐसे स्थान तक चलेंगे जिसका फासला वीरप्पा को मालूम है। जहाँ तक आप लोगों ने जाना है वहाँ हमारा गार्ड कोई निशानी भी लगा देगा। वह जगह एक बंद स्टोर की छत होगी। कुदालों की सहायता से आपने उस छत में इतना बड़ा छेद करना है कि आप लोग उस छेद में से गुजरकर नीचे बंद स्टोर में पहुंच सके। तेज म्यूजिक के शोर की वजह से छत पर कुदाल चलने की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देगी। उस स्टोर में एयर कंडीशनर की डक्ट का दहाना है। आप लोग वहाँ से एयर कंडीशनिंग के डक्ट को उखाड़ेंगे और बाहर गलियारे के ऊपर बनी फॉल्स सीलिंग में दाखिल हो जाएंगे। फॉल्स सीलिंग में छाती के बल रेंगते हुए आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ फिर वीरप्पा को मालूम है कि इस प्रकार कितनी दूर तक आगे बढ़ना है। वीरप्पा को कुछ ज़्यादा ही मालूम है, अब्राहम बोला। जयशंकर ने घूर कर उसे देखा। अब्राहम परे देखने लगा। फॉल्स सीलिंग के रास्ते आप एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक तक पहुँच जाएंगे, जहाँ की गलियारे में एक सशस्त्र गार्ड मौजूद होगा। वहाँ आप फॉल्स सीलिंग में से निकलेंगे और उस इकलौते गार्ड को अपने काबू में कर लेंगे, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं होगा। और कोई नहीं होगा वहाँ? सदाशिव राव बोला। कोई चपरासी, कोई और कर्मचारी नहीं होगा। रात के उस वक्त जनरल ऑफिस कब का बंद हो चुका होगा। जो लोग वहाँ मौजूद होंगे वो वासन के ऑफिस में होंगे, जो कि गेट मनी संभालने का स्पेशल काम करने के लिए वहाँ रुके होंगे। ओके ओके, अब्राहम बोला। गार्ड को हमने काबू में कर लिया। फिर आप उसे टॉयलेट में ले जाएंगे, जयशंकर बोला, जहाँ की आप उसकी वर्दी उतरवा लेंगे और उसकी मुश्कें कस देंगे। वह वर्दी सदाशिवराव पहन लेगा और गार्ड की कारबाइन लेकर गार्ड के स्थान पर पहरेदारी की ड्यूटी देने के लिए बाहर पहुंच जाएगा। बाकी 3 जने चेहरों पर नायलॉन की नकाबें ओढ़ लेंगे और ऑफिस में पहुंचेंगे। वहां आप वासन के कमरे में पहुंचेंगे और उसे अपने अधिकार में कर लेंगे। फिर वासन को ही मोहरा बनाकर आप सारे गार्ड को और सारे कलर को अपने काबू में कर लेंगे। कैसे? अगले 5 मिनट तक बड़े सब्र के साथ जयशंकर ने उस कैसे का जवाब दिया। अब सब बेहद प्रभावित दिखाई देने लगे। फिर जयशंकर बड़े ड्रामेटिक अंदाज से बोला, आप नोटों को गांव तकिए के गिलाफ जैसे थैलों में भर लेंगे और अस्पताल के अर्दलियों वाली सफ़ेद वर्दियां पहन लेंगे। फिर आप सिक्योरिटी गार्ड के इंचार्ज से गेट पर फ़ोन करवाएंगे कि वासन साहब को दिल का दौरा पड़ गया था और उनको अस्पताल ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस गेट पर पहुंचने वाली थी, जिसे कि फ़ौरन भीतर ले लिया जाए। वह एम्बुलेंस मैं वहां लाऊंगा। आप लोग नीचे आकर एम्बुलेंस में से स्ट्रेचर निकालेंगे और उस पर वासन की जगह नोटों से भरे थैले लेटाकर स्ट्रेचर नीचे वापस लाएंगे। स्ट्रेचर समेत एम्बुलेंस में सवार होंगे और फिर एम्बुलेंस यह जा वह जा। 70 लाख रुपया हमारी मुट्ठी में। वेरी गुड,
अब्राहम यूं खुशी में दमका जैसे माल उसकी मुट्ठी में आ भी चुका था। अब बोलो साथियों, जयशंकर बोला, क्या यह ऑपरेशन तुम्हें असंभव लगता है? नहीं, सदाशिवराव बोला, यह काम कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। लेकिन, विमल बोला, ऑपरेशन का सारा दारोमदार तुम्हारे उस भेदिए गार्ड के सहयोग पर है। उसकी तुम फिक्र न करो, उसकी तरफ से कोई धोखा नहीं होगा। कोई और बात हो तो बोलो। स्कीम से ताल्लुक रखती तो कोई बात नहीं, कैसी भी कोई बात बोलो। बात लूट में मेरे हिस्से से ताल्लुक रखती है। अरे कुछ कहो भी तो। तुमने कहा था कि लूट में मेरा हिस्सा 12.5 लाख रुपए का होगा। हाँ, 14 लाख क्यों नहीं? अगर हमारे हाथ 70 लाख रुपया आने वाला है तो 70 लाख का 5वां हिस्सा तो 14 लाख होता है। मेरा हिस्सा 20 लाख है। क्यों? तुम्हारा हिस्सा बड़ा क्यों? क्योंकि स्कीम मैंने बनाई है और उसकी तैयारी में जो ढेर सारा रुपया खर्च हुआ है वह मैंने अपनी जेब से किया है। खर्ची में मोटे तौर पर तुम इस बंगले का किराया, एम्बुलेंस, हथियार और छत के बक्से के बाकी साजो सामान को गिन सकते हो। वह हमारा भेदिया गार्ड भी मेरी जिम्मेदारी है, जिसे कि मैं 10,000 रुपये दे भी चुका हूँ। इन हालात में मैं अपने आप को बाकी लोगों से ज़्यादा बड़े हिस्से का हकदार मानता हूँ। ठीक तो है, वीरप्पा बोला। विमल चुप रहा। अगर, जयशंकर बोला, किसी को इस स्कीम के बारे में कोई शंका है तो अभी बोल दे ताकि मैं उसका समाधान कर सकूं। कोई कुछ न बोला। किसी ने कुछ पूछना है? सबके सिर इनकार में हिले। जयशंकर के चेहरे पर अपार संतुष्टि के भाव उभर आए। वह अपनी तैयारियों से पूर्णतः संतुष्ट था। यहाँ रोको, एकाएक जयशंकर बोला। जयशंकर और वीरप्पा एक स्कूटर पर सवार थे। स्कूटर वीरप्पा चला रहा था। वीरप्पा ने तत्काल स्कूटर रोक दिया। जयशंकर ने विक्टोरिया मेमोरियल के समीप स्कूटर रुकवाया था। वह स्कूटर से उतरा और विक्टोरिया मेमोरियल की ओर बढ़ा। वीरप्पा ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर दृष्टिपात किया। रात का 1 बज चुका था। जयशंकर विक्टोरिया मेमोरियल के समीप की पार्किंग में खड़ी एक एम्बेसडर कार की ओर बढ़ रहा था। उसने चाबी लगाकर कार का दरवाजा खोला। फिर वह कार की ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। उसने कार स्टार्ट की और उसे ड्राइव करता हुआ सड़क पर ले आया। उसने वीरप्पा को अपना पीछा करने का संकेत किया और कार को साउथ बीच रोड पर आगे बढ़ा दिया। वीरप्पा ने तत्काल अपने स्कूटर को कार के पीछे लगा दिया। रात के सन्नाटे में मेरीना बीच के साथ साथ दौड़ती साउथ बीच रोड पर कार और स्कूटर एक दूसरे के आगे पीछे बढ़ते रहे। साउथ बीच रोड से वे अदियार ब्रिज रोड पर मुड़ गए। एल्फिंस्टन ब्रिज क्रॉस करके वे महाबलीपुरम की ओर जाने वाली सड़क पर मुड़ गए। शीघ्र ही मद्रास शहर पीछे कहीं गुम हो गया और वह महाबलीपुरम की ओर जाने वाली उजाड़ सड़क पर आगे बढ़ते रहे। लगभग 20 मील आगे जाने पर जयशंकर ने कार की रफ्तार कम कर दी। एक स्थान पर उसने महाबलीपुरम की ओर बढ़ती मुख्य सड़क को छोड़ दिया और कार को कच्चे पर उतार दिया। अपने स्कूटर को कच्चे में मोड़ने से पहले वीरप्पा की निगाह सड़क पर लगे मील के पत्थर पर पड़ी, जिस पर लिखा था महाबलीपुरम 15 मील। नारियल के पेड़ों से घिरे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर जयशंकर कार आगे बढ़ाए लिए जा रहा था। लगभग 5 मिनट बाद उसने कार की रफ्तार एकदम कम कर दी। आगे घनी झाड़ियों का झुंड था। झाड़ियों के उस झुंड के पीछे जयशंकर ने कई दिन की मेहनत लगाकर पेड़ों की सूखी डालों और पत्तियों की सहायता से एक सायबान सा बना लिया था। जयशंकर ने कार को उस सायबान के नीचे ला खड़ा किया। वीरप्पा मंत्रमुग्ध सा सब कुछ देख रहा था। एक बार उस सायबान के नीचे पहुंच जाने के बाद कार जैसे गायब हो गई। वीरप्पा, जयशंकर ने आवाज दी। वीरप्पा ने स्कूटर को स्टैंड पर खड़ा किया और जयशंकर के पास पहुंच गया। जयशंकर कार की डिक्की खोल रहा था। वीरप्पा ने देखा डिक्की सामान से अटी पड़ी थी। तुम बिस्तर बंद उठाओ, मैं सूटकेस उठाता हूँ, जयशंकर बोला। वीरप्पा ने तत्काल आज्ञा का पालन किया। जयशंकर सूटकेस उठाकर आगे बढ़ा। वीरप्पा उसके पीछे हो लिया। एक स्थान पर जयशंकर रुका। उसने कुछ झाड़ियों को दाएं बाएं सरकाया। उन झाड़ियों के पीछे से एक गुफा का मुंह निकल आया। आओ, जयशंकर बोला। वीरप्पा नेत्र फैलाए उसके पीछे गुफा में घुस गया। भीतर घुप अंधेरा था। जयशंकर ने जेब से टॉर्च निकाली और उसका प्रकाश भीतर डाला। वीरप्पा ने देखा
गुफा काफी बड़ी थी और साफ सुथरी थी। जयशंकर के संकेत पर उसने बिस्तर बंद एक कोने में रख दिया। जयशंकर ने उसकी बगल में सूटकेस रख दिया। वीरप्पा, जयशंकर हाँफता हुआ बोला, तुम डिक्की का बाकी सामान भी यहाँ ले आओ। मैं दिल का मरीज हूँ। बोझ उठाने से मेरी छाती में दर्द होने लगता है। मैं अभी लाता हूँ, वीरप्पा बोला और गुफा से बाहर निकल गया। 2 फेरों में वीरप्पा डिक्की का सामान भी गुफा में ले आया। अब यहाँ इतना इंतजाम है, जयशंकर बोला, कि कोई आदमी 1 महीने तक इस गुफा से बाहर कदम भी रखे बिना मजे से जिंदगी बसर कर सकता है। लेकिन बॉस, यह सब इंतजाम किस लिए? वीरप्पा हैरानी से बोला। डाके के बाद पुलिस हमारी तलाश में मद्रास का चप्पा चप्पा छान मारेगी। जब तक पुलिस की तलाश ठंडी नहीं पड़ जाएगी, तब तक हम 70 लाख रुपयों में से एक नया पैसा भी खर्च नहीं कर सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि 15-20 दिनों में पुलिस की सरगर्मी खत्म हो जाएगी। मैंने यहाँ दौलत के साथ 1 महीने छुपे रहने का इंतजाम किया हुआ है। छुपने के लिए इससे ज़्यादा सुरक्षित स्थान सारे मद्रास में नहीं मिल सकता। 1 महीना गुजर जाने के बाद तुम और मैं आपस में यह दौलत बांट लेंगे। जी, वीरप्पा पूरी तरह चौंका। हाँ, जयशंकर कुटिल स्वर में बोला, 70 लाख में से 40 लाख मैं रखूंगा और 30 लाख तुम्हें दूंगा। लेकिन बाकी लोग? ऐसी की तैसी बाकी लोगों की। तुम्हारे सिवा किसी को इस जगह की जानकारी नहीं है। पुलिस की तरह वे भी सिर पटक कर मर जाएंगे, लेकिन मुझे तलाश नहीं कर पाएंगे। वीरप्पा हक्का बक्का सा उसका मुंह देख रहा था। तुम कुछ दिन सूर्य नारायण रोड वाले बंगले में उन लोगों के साथ छुपे रहोगे, ताकि उन्हें संदेह न हो कि तुम मेरे साथ मिले हुए हो। उसके बाद तुम बंगले से चुपचाप खिसक कर यहाँ आ जाओगे। पुलिस की सरगर्मी ठंडी होने के बाद हम झाड़ियों में खड़ी एम्बेसडर में बैठकर आराम से मद्रास से बाहर निकल जाएंगे। ओके? वीरप्पा ने मशीन की तरह सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। अब चलो यहाँ से, जयशंकर बोला। दोनों गुफा से बाहर निकल आए। झाड़ियों से उन्होंने गुफा का मुंह पहले की तरह ढक दिया। फिर वे वीरप्पा के स्कूटर पर वापस मद्रास शहर की ओर रवाना हो गए। 70,000 सीटों वाला अन्ना स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। स्टेडियम के मध्य में एक गोल घूमने वाला स्टेज खास तौर से बनाया गया था, जिस पर उस वक्त विदेश से आया, विशेष रूप से उस आयोजन के लिए आया कोई पॉप सिंगर ऑर्केस्ट्रा की कर्णभेदी धुन पर गला फाड़ फाड़ कर कोई गीत गा रहा था, जिसे कि स्टेडियम में मौजूद लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। स्टेडियम में स्टेट के मुख्यमंत्री और भारत सरकार के गृह मंत्री मौजूद थे। गनीमत थी कि प्रधानमंत्री का काफी हद तक अपेक्षित आगमन टल गया था। प्रोग्राम शुरू हुए 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन उन 2 घंटों में से पहला 1 घंटा राजनीतिज्ञों की भाषणबाजी और फूल मालाओं के आदान प्रदान में ही गुजरा था। प्रोग्राम उस वक्त अपने पूरे जलाल पर आ चुका था और वह अभी 3 घंटे और चलने वाला था। आइंदा कार्यक्रमों में बम्बई से विशेष रूप से वहां पहुंचे बड़े बड़े फिल्म स्टारों के भी नाम थे। स्टेडियम में मौजूद दर्शकों में एक दूसरे से जुदा जुदा वीरप्पा, सदाशिवराव, अब्राहम और विमल बैठे हुए थे। वीरप्पा की सीट राहदारी के एकदम करीब थी। एकाएक वीरप्पा अपने स्थान से उठा। किसी ने उसकी तरफ ध्यान न दिया। हर कोई यूं विलायती पॉप सिंगर का गाना सुन रहा था, जैसे गाने का एक भी शब्द उसके कान में पड़ने से रह गया तो उसका सारा जीवन असफल हो जाएगा। वीरप्पा सीढ़ियां उतरकर आंख से ओझल हो गया तो सदाशिवराव अपने स्थान से उठा, फिर अब्राहम और फिर विमल। स्टेडियम में दाखिल होने के लिए जो सीढ़ियां थी उन पर कार्बाइनधारी गार्ड तैनात थे, लेकिन उस घड़ी वे भी संगीत रस ले रहे थे। विमल को बाहर वीरप्पा, सदाशिवराव और अब्राहम में से कोई दिखाई न दिया। एक गार्ड ने संदिग्ध भाव से उसे देखा। टॉयलेट? विमल मुस्कुराकर बोला। इतने बड़े सिंगर के गाने के बीच में? गार्ड बोला। भाड़ में गया सिंगर, विमल बोला। मैं मोहम्मद रफ़ी का फ़ैन हूँ और सिर्फ रफ़ी साहब के लिए यहाँ आया हूँ। ओह, गार्ड ने एक और हाथ उठा दिया। अपना चश्मा ठीक करता विमल लंबे डग भरता उस ओर बढ़ चला। वह टॉयलेट में पहुंचा। उसके तीनों साथी पहले से वहां मौजूद थे। विमल ने चारों ओर निगाह दौड़ाई। कोई नहीं है। उसकी निगाह का मकसद समझकर वीरप्पा धीरे से बोला। विमल ने बड़ी संजीदगी से सिर हिलाया। फिर चारों एक लेबोरेटरी में घुस गए। वहाँ इतनी कम जगह थी कि चारों बड़ी मुश्किल से फंसकर वहाँ खड़े हो पा रहे थे।
वीरप्पा कमोड का ढक्कन गिराकर उसके ऊपर चढ़ गया। इस प्रकार उसका हाथ रोशनदान तक पहुंच गया। उसने दोनों हाथों को रोशनदान की चौखट पर टिकाकर अपनी ओर झटका दिया तो रोशनदान एक क्षण कहीं अटकने के बाद अपने स्थान से उखड़कर उसके हाथ में आ गया। उसने रोशनदान अब्राहम को थमा दिया। अब्राहम बड़ी कठिनाई से उसे दरवाजे के साथ टिकाकर खड़ा करने लायक जगह बना पाया। विमल और सदाशिवराव ने वीरप्पा को नीचे से सहारा देकर ऊपर को हुला तो अगले ही क्षण वह रोशनदान में था। उसने सावधानी से रोशनदान के झरोके में से अपने शरीर को पार गुजारा और फिर परली तरफ लटक गया। इधर टॉयलेट के छत तक जाते कई पाइप दिखाई दे रहे थे। बंदर जैसी फुर्ती से वह एक के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। पीछे तीनों स्तब्ध खड़े रहे। उस दौरान टॉयलेट में किसी के दाखिल होने की और थोड़ी देर बाद वापस चले जाने की 2 बार पदचाप हुई। अगर ऊपर बक्सा न हुआ, अब्राहम फुसफुसाया। चुप, सदाशिवराव बोला। अब्राहम ने जोर से थूक निकली। खुद विमल भी यही सोच रहा था। अगर ऊपर स्टेडियम की छत पर बक्सा न हुआ, अगर उस बक्से की जगह कोई सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ तो उसकी गोली से हलाक हुई वीरप्पा की लाश अब तक स्टेडियम की छत पर बिछी पड़ी होगी। मुझे पेशाब आ रहा है, अब्राहम फुसफुसाया। आ रहा है या डर से निकल रहा है? सदाशिवराव आगे निकाल कर बोला। एक ही बात है। चुप, मैं पेशाब करने वाला हूँ, खबरदार। कमाल है, पेशाब घर में पेशाब करने की इजाजत नहीं। सदाशिवराव ने जोर से अब्राहम की पसलियों को टहोका। रस्सी, एकाएक विमल बोला। सदाशिवराव और अब्राहम ने तुरंत रोशनदान की तरफ देखा। नायलॉन की मजबूत रस्सी के 2 सिरे रोशनदान के करीब सरकते दिखाई दे रहे थे। सदाशिवराव ने अब्राहम को इशारा किया। विमल और सदाशिवराव के हाथों और कंधों पर से होता हुआ अब्राहम रोशनदान तक पहुंच गया। उसने दोनों सिरों में से एक सिरा पकड़कर रोशनदान से भीतर खींचा और उसे नीचे विमल और सदाशिवराव को थमा दिया। फिर उसने दूसरा सिरा पकड़कर उसका एक फंदा सा बनाया और फिर रोशनदान से पार निकल गया। उसने फंदे में अपना एक पांव फंसाया और रस्सी को मजबूती से दोनों हाथों से थाम लिया। उसने थोड़ी देर रस्सी की मजबूती को और उस पर अपनी पकड़ को परखा और फिर अपना एक हाथ खाली करके रस्सी के दूसरे सिरे को हौले से झटका दिया। सदाशिवराव और विमल ने फौरन अपने हाथ में थमा रस्सी का सिरा खींचना आरंभ कर दिया। रस्सी टॉयलेट के फर्श पर जमा होने लगी। बाहर सर्विस शाफ्ट की कुएं जैसी संकरी जगह में अब्राहम का शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। वीरप्पा ने ऊपर छत पर एक पुल्ली लगा दी गई थी जिसमें से रस्सी निर्विघ्न गुजर रही थी। थोड़ी देर बाद रस्सी और खींचनी बंद हो गई। फिर उन्होंने महसूस किया कि उन्हें रस्सी पर लटका भार महसूस नहीं हो रहा था, यानी कि अब्राहम निर्विघ्न छत पर वीरप्पा के पास पहुंच चुका था। फिर रस्सी को एक झटका लगा। सदाशिवराव और विमल ने रस्सी पर से अपनी अपनी पकड़ ढीली कर दी। रस्सी वापस खींची जाने लगी। लगभग सारी रस्सी वापस खींची तो उसका फंदे वाला सिरा फिर रोशनदान पर प्रकट हुआ। सदाशिवराव विमल की सहायता से रोशनदान पर चढ़ गया। कुछ क्षण बाद अब्राहम की भांति वह भी वेल में रस्सी के सहारे ऊंचा उठता जा रहा था। अलबत्ता इस बार रस्सी खींचने वाला अकेला विमल होने की वजह से वह बहुत धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। सदाशिवराव के ऊपर पहुंचने तक विमल पसीने से नहा गया था और पूरी तरह से हाँफ रहा था। फिर टॉयलेट के फर्श पर जमा हुई रस्सी वापस खींचने लगी। वह सोचने लगा, अगर वह भाग खड़ा हो तो, लेकिन भागकर जाता कहाँ वो? जयशंकर स्टेडियम से बाहर था। उस घड़ी स्टेडियम से बाहर निकलता इकलौता आदमी क्या उसकी निगाह से छुप पाता? स्टेडियम से निकासी के कई रास्ते थे, लेकिन वे सब आधी रात को तब खोले जाने वाले थे जबकि शो खत्म होता और 70,000 की अपार जन समूह के एक साथ बाहर निकलना होता। वह वापस स्टेडियम में जाकर बैठ सकता था और शो खत्म होने पर भीड़ में मिलकर भीड़ का एक अंग बनकर वहां से खिसक सकता था। लेकिन वैसा हो पाने में अभी 3 घंटे बाकी थे। स्टेडियम में वही 4 सीटें खाली थी जो उन लोगों ने अभी खाली की थी। जयशंकर बड़ी आसानी से उसे पकड़वा सकता था। उसने भागने का ख्याल छोड़ दिया। रस्सी का फंदे वाला सिरा रोशनदान पर प्रकट हुआ। टॉयलेट की सीट पर चढ़कर उसने वह सिरा थामा और उसे रोशनदान के रास्ते टॉयलेट के भीतर खींचा। उस सिरे के साथ उसने रोशनदान का फ्रेम बांध दिया।
फिर उसने धीरे से टॉयलेट के दरवाजे की चिटकनी भीतर से खोल दी और फुर्ती से रोशनदान पर चढ़ गया। वह बड़ी नाजुक खड़ी थी। उस क्षण अगर कोई टॉयलेट का दरवाजा खोल देता तो नतीजा बहुत खतरनाक निकलता। रोशनदान पर पहुंचकर उसने रोशनदान का फ्रेम ऊपर खींच लिया। फिर बड़ी कठिनाई से वह फंदे पर पांव टिकाकर बाहर लटका और उसने रोशनदान को यथास्थान अटकाया। वह रोशनदान स्टेडियम की ऊंचाई के मध्य में था। वेल में अंधेरा था, लेकिन विमल अंदाजा लगा सकता था कि ग्राउंड लेवल तक जाता वह वेल रोशनदान से भी कोई कम गहरा न था। वहां से गिर पड़ने पर उसकी हड्डी पसली एक हो सकती थी। उसने रस्सी को एक पूर्व निर्धारित ढंग से झटका दिया। रस्सी खींची जाने लगी। इस बार रस्सी खींचने वाले क्योंकि 3 थे, इसलिए वह तेजी से ऊपर उठने लगा। उसका शरीर पुली के करीब पहुंचा तो 3 जोड़ी हाथों ने उसे थाम लिया। अब वह भी छत पर था। जिस छत पर उस क्षण वे चारों थे वह स्टेडियम की मेन छत नहीं थी, लेकिन वहां से उचक कर देखने से स्टेडियम की मेन छत भी दिखाई देती थी, जिसके घेरे में कार्बाइनधारी गार्ड फैले हुए थे। एक गार्ड तो उनसे मुश्किल से 15 गज दूर था, लेकिन जैसा कि उससे अपेक्षित था, छत से स्टेडियम के बाहर झांकता होने की जगह वह भीतर स्टेज की तरफ देख रहा था और 100 रुपए कीमत वाले नज़ारे से मुफ्त में आनंदित हो रहा था। वीरप्पा ने पुल्ली को उसके स्थान से उतारा। सदाशिवराव और अब्राहम ने रस्सी समेटी। एक तरफ एक संदूक पड़ा था। उन्होंने वे दोनों चीजें उसमें डाल दी। अंधेरे में चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। म्यूजिक की आवाज सारे स्टेडियम में यूं गूंज रही थी कि उसकी दीवारें थरथराती मालूम हो रही थी। ऊपर से लोग संगीत की लय पर तालियां बजा रहे थे और कितने ही लोग तो गाने वाले का बकायदा साथ दे रहे थे। वीरप्पा ने संदूक में से एक भरा हुआ एयरबैग निकालकर अपने कंधे पर लाद दिया। संदूक में से ही उसने 2 कुदालें बरामद की, जो कि उसने विमल और अब्राहम को थमा दी। आखिरी चीज 2 साइलेंसर लगी रिवॉल्वरें थी, जो कि एक उसने खुद ली और एक सदाशिवराव को थमाई। वे दबे पांव आगे बढ़े। वीरप्पा सबसे आगे था। उसे ही मालूम था कि आगे उन्होंने कहाँ तक बढ़ना था। एक स्थान पर वीरप्पा ठिठका। वहां उसने टटोल टटोल कर छत का मुआयना किया और फिर सहमति में सिर हिलाया। उसने अपने जूते की नोक से छत पर एक स्थान पर पड़ा एक पत्थर परे सरकाया और विमल को संकेत किया। विमल आगे बढ़ा। उसने हिचकिचाते हुए कुदाल का वार उस स्थान पर किया। एक धप की आवाज हुई, लेकिन वह स्टेडियम में गूंजते कान फोड़ संगीत में खोकर रह गई। वह आवाज कहीं दूर तो क्या सुनाई देती, विमल के पास खड़े साथियों को ही बड़ी मुश्किल से सुनाई दी। वीरप्पा ने भी उसी स्थान पर कुदाल का प्रहार किया। दोनों ने बारी बारी कई प्रहार किए। यह छत तो सारी रात में नहीं टूटने वाली, विमल बोला। अभी टूटेगी, वीरप्पा विश्वासपूर्ण स्वर में बोला। शुरुआत मुश्किल है, एक बार छेद हो जाए फिर छेद बड़ा करना आसान होगा। विमल और अब्राहम कुदाल चलाते रहे। थोड़ी देर बाद उनकी जगह वीरप्पा और सदाशिवराव ने ले ली और 5 मिनट बाद सदाशिवराव ने अपनी कुदाल अब्राहम को और वीरप्पा ने विमल को थमा दी। यार, मैं चोर हूँ या मजदूर, अब्राहम भुनभुनाया। यह मजदूरी 12.5 लाख रुपए की है, वीरप्पा सख्ती से बोला। हमारे उस्ताद को यहाँ हमारे साथ नहीं होना चाहिए था। बॉस बूढ़ा है, हार्ट पेशेंट है, यह काम उसके बस का नहीं। फिर भी बकवास बंद करो और हाथ चलाओ। अब्राहम और विमल कुदाल चलाने लगे। वीरप्पा की बात सच निकली। एक बार छत के आर पार छेद हो गया तो उसे बड़ा करने में बहुत कम वक्त लगा। छेद इतना बड़ा हो जाने पर कि एक मानव शरीर उसमें से गुजर पाता। उन्होंने कुदाल चलानी छोड़ दी। तभी संगीत बंद हो गया। चारों दीवार के साथ लगकर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। नीचे स्टेडियम में मंच संचालक की इकलौती आवाज गूंजने लगी। थोड़ी देर बाद पाश्चात्य संगीत का सिंहनाद फिर शुरू हो गया। वे अपने स्थान से उठे। वीरप्पा ने कुदालें उठाई और उनके साथ उधर चल पड़ा जिधर संदूक पड़ा था। थोड़ी देर बाद वह वापस लौटा तो उसके हाथ खाली थे। वो कुदालें, अब्राहम भुनभुनाया। यहीं पड़ी रहती तो क्या आफत आ जाती? बॉस का ऐसा ही हुक्म है, वीरप्पा सख्ती से बोला। वह चाहता है कि हर काम मिलिट्री की ड्रिल जैसी नफासत से हो, यानी कि बाद में कंक्रीट और सीमेंट के प्लास्टर से यह छेद बंद करने के लिए भी हमें रुकना होगा। बकवास मत करो, यह ठीक कह रहा है, विमल बोला। यूं वक्त की बर्बादी। तुम भी बकवास मत करो। मत ही करो यार, अब्राहम बोला।
यह हमारा मॉनिटर जो ठहरा, हेडमास्टर से शिकायत कर देगा बाद में। विमल ने छेद के भीतर झांका। भीतर घुप अंधेरा था, उसे कुछ भी न दिखाई दिया। वीरप्पा ने विमल को छेद से परे किया और स्वयं उसके स्थान पर पहुंचा। फिर उसने जेब से एक छोटी सी टॉर्च निकाली और उसका प्रकाश भीतर डाला। उसने सावधानी से रोशनी नीचे चारों तरफ दौड़ाई। वैसा ही है, फिर वह बोला, जैसा बताया गया था। स्टोर? विमल बोला। बंद? सदाशिवराव बोला। खाली? अब्राहम बोला। हाँ, वीरप्पा बोला। मैं भीतर उतरता हूँ। जब मैं इशारा करूँ तो बारी बारी तुम लोग भी भीतर आ जाना। नहीं, इकट्ठे, अब्राहम बोला। अब्राहम? वीरप्पा दांत पीसता हुआ बोला। थेवड़िया पैया, मस्करी छोड़ दे। यस बॉस, अब्राहम बड़े तत्पर स्वर में बोला, लेकिन उसके स्वर में व्यंग का स्पष्ट पुट था। वीरप्पा ने जलती टॉर्च अपने मुंह में दबा ली और छेद में दाखिल हुआ। उसका किनारा पकड़कर वह नीचे लटका और फिर उसने हाथ छोड़ दिए। एक हल्की सी खटाक की आवाज हुई। थोड़ी देर बाद नीचे से कोई चीज सरकाने की हल्की सी आवाज हुई। फिर एक बार टॉर्च बुझकर दोबारा जली। विमल नीचे उतरा। वीरप्पा ने छेद के ऐन नीचे एक मेज सरका दी थी, इसलिए स्टोर में उतरने में उसे कतई कोई दिक्कत न हुई। फिर सदाशिवराव और अब्राहम भी नीचे उतर आए। उस स्टोर में पुराना फर्नीचर भरा हुआ था। उस बंद स्टोर में भी म्यूजिक का शोर अपने पूरे जलाल के साथ गूंज रहा था। अगर अभी स्टोर का दरवाजा खुले, अब्राहम बोला, और 2 दर्जन कार्बाइन और मशीन गनधारी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ घुसे आए तो कैसा रहे? कोई कुछ न बोला। प्रत्यक्षता अब्राहम का उस बार का मजाक सभी ने नापसंद किया था। वीरप्पा ने टॉर्च की रोशनी एयर कंडीशनिंग के डक्ट के उस कमरे में खुलते दहाने पर डाली। उस दहाने के रास्ते उन्होंने एयर कंडीशनिंग के डक्ट वाली कॉरिडोर के ऊपर बनी फॉल सीलिंग में दाखिल होना था। खामोशी से उन्होंने दहाने के नीचे पहले एक मेज सरकाई, उस पर एक कुर्सी रखी और फिर कुर्सी पर एक स्टूल रखा। वीरप्पा बंदर जैसी फुर्ती से पहले मेज पर, फिर कुर्सी पर और फिर स्टूल पर चढ़ गया। बड़ी सहूलियत से उसने दहाने पर लगी प्लास्टिक की ग्रिल उखाड़ दी। आगे एयर कंडीशनिंग का टीन का भोंपा था, जिसे तोड़ने में उसे बहुत वक्त लगा। अंत में स्थिति यह पैदा हो गई कि अब एयर कंडीशनिंग डक्ट के उस दहाने के रास्ते बाहर गलियारे पर से गुजरती फॉल सीलिंग में दाखिल हुआ जा सकता था। वीरप्पा भीतर दाखिल हुआ, उसके पीछे विमल, फिर अब्राहम और फिर अंत में सदाशिवराव भीतर दाखिल हुए। फॉल सीलिंग में मुश्किल से 3 फुट की क्लियरेंस थी, लेकिन जहां जहां एयर कंडीशनिंग का डक्ट और कमरों की तरफ घूमता था वहां उतनी भी क्लियरेंस नहीं थी। वे छाती के बल आगे रेंकने लगे। यही सबसे ज्यादा दिक्कत का और सबसे ज्यादा सब्र का काम था, और केवल वीरप्पा, जो कि सबसे आगे था, जानता था कि उन्होंने कब तक, कहां तक यूं ही आगे सरकना था। रेंगने का वह सिलसिला आधा घंटा चला। उस दौरान विमल को अपने जिस्म पर कई जगह खरोंची आती महसूस हुई। उसकी हथेलियां और घुटने फोड़े की तरह दुखने लगे और ताजी हवा की कमी की वजह से उसका दम यूं घुटने लगा कि कई बार उसका दिल चाहा कि वह फॉल सीलिंग तोड़कर नीचे गलियारे में कूद जाए। आखिरकार वीरप्पा ने फॉल सीलिंग की 1-2 गुणा 2 की शीट पहले उसके शिकंजे पर से ढीली की और फिर उसे थोड़ा सा एक और सरका कर नीचे झांका। नीचे रोशनी से जगमगाता एक खाली गलियारा था, जिसके एक तरफ कमरों के दरवाजे थे और दूसरी तरफ शीशे की खिड़कियां थी, जिनमें से कि आगे स्टेडियम में झांका जा सकता था। एक कार्बाइनधारी गार्ड उन खिड़कियों में से एक के सामने खड़ा था और स्टेडियम की स्टेज पर चलते प्रोग्राम का आनंद ले रहा था। उन लोगों की तरफ उसकी पीठ थी। गार्ड कोई 50 साल उम्र का मोटी तोंद वाला आदमी था। उसकी कार्बाइन एक स्ट्रैप के सहारे उसके गले में लटकी हुई थी और वह जैसा निश्चिंत दिखाई दे रहा था, उससे लगता था कि वह कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि वहां उसके या उसकी कार्बाइन के इस्तेमाल की कोई नौबत आ सकती थी, कोई ज़रूरत पैदा हो सकती थी। वीरप्पा ने एयर बैग में से 4 नायलॉन की नकाबें निकाली। उसने 3 अपने साथियों को थमा दी और एक अपने चेहरे पर चढ़ा ली। उस नकाब में से अब केवल उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। एयर बैग उसने अब्राहम को थमा दिया। उसने अपनी रिवॉल्वर निकालकर अपनी पतलून की बेल्ट में खोस ली। सदाशिवराव ने भी अपने चेहरे पर नकाब चढ़ा ली और अपनी रिवॉल्वर निकालकर अपने हाथ में ले ली। विमल और अब्राहम ने भी नकाबें पहनी। अलबत्ता हथियार के नाम पर
उनके पास कुछ नहीं था। हमें भी तो हथियारबंद होना चाहिए था, अब्राहम फुनफुनाया। होना चाहिए था, वीरप्पा बड़े इत्मीनान से बोला, लेकिन इत्तेफाक से 2 से ज़्यादा रिवॉल्वरों का इंतजाम नहीं हो सका था। 3 का तो ज़रूर हुआ होगा। नहीं हुआ था। यह क्या मानने की बात है कि हमारे बॉस के पास रिवॉल्वर ना हो? बॉस का मुझे नहीं पता, हमारे लिए 2 ही रिवॉल्वर मुहैया करा सका था, जबकि बनता तो वो ऐसा 30 मार खा है कि क्या कोई भी काम नामुमकिन होगा उसके लिए। अब बकवास बंद करो। अब्राहम चुप हो गया। मैं नीचे कूदता हूँ, वीरप्पा सदाशिव राव से बोला। मुझे उम्मीद तो नहीं कि इतने शोर में मेरे नीचे कूदने की आवाज़ गार्ड को सुनाई देगी। फिर भी तुम मुझे कवर करके रखना। अगर उसे आवाज़ सुनाई दे जाए तो तुमने उसे शूट कर देना है। सदाशिव राव ने सहमति में सिर हिलाया। तैयार? हाँ, सदाशिव राव बोला। वीरप्पा निशब्द फॉल सीलिंग के बाहर लटक गया। गार्ड पूर्वता बड़ी तन्मयता से खिड़की से बाहर देख रहा था। वीरप्पा कुछ क्षण सांस रोके गलियारे में लटका रहा, फिर उसने अपने हाथ छोड़ दिए। एक हल्की सी धप की आवाज के साथ वह गलियारे के फर्श पर गिरा। गार्ड के कान पर जूं भी नहीं रेंगी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।